नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिनके बारे में हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये असल में है क्या। बिल्कुल। और हमारी रोज की जिंदगी के लिए इनके मायने क्या हैं? हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो भारतीय राजव्यवस्था पर एक गहरी नज़र डालते हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन कौन से अधिकार हैं, सही बात है। बल्कि ये समझना है कि उन्हें मूल या फंडामेंटल क्यों कहते हैं। और एक बात जो बार बार कही जाती है कि ये हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। ये बहुत भारी शब्द है। बहुत भारी शब्द है, बिल्कुल। आज की बातचीत में हम इसी दावे को पूरे देंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में इतना मजबूत है जितना सुनने में लगता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है। ये उस सोच की नींव है जहां कानून का राज चलता है, किसी एक इंसान का नहीं। संविधान बनाने वालों का सपना था कि सरकारें आएं और जाएं, लेकिन हर नागरिक की जो बुनियादी आजादी है उसका सम्मान हमेशा बना रहे। तो ये अधिकार उसी सपने के गार्डियन है, एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये अधिकार संविधान में है कहाँ, और इन्हें फंडामेंटल कहने के पीछे की खास वजह क्या है? क्या ये बाकी कानूनों से ऊपर है? हाँ, ये बिल्कुल ऊपर हैं। ये संविधान के तीसरे हिस्से पार्ट 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। हाँ, और इन्हें फंडामेंटल या मौलिक कहने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि इन्हें खुद संविधान गारंटी देता है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है। मतलब कोई साधारण कानून बनाकर संसद इन्हें छीन नहीं सकती। नहीं छीन सकती, बिल्कुल। ये हमारे कानूनी सिस्टम का वो आधार हैं, वो पिलर जिन पर बाकी सब कुछ टिका है। अच्छा। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा गहरी है, वो ये है कि ये किसी भी इंसान की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी माने गए हैं। ओवरऑल ग्रोथ मतलब चाहे वो दिमागी हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक विकास हो, इनके बिना कोई भी इंसान अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ कानूनी हक नहीं है। नहीं, ये इंसान होने के नाते एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का हक है। अच्छा, यहाँ एक बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे पास शुरू से ही 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। पहले 7 अधिकार हुआ करते थे। और जो 7वां अधिकार हटाया गया, उसके पीछे भारत की राजनीति और समाज का एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है ना? बिल्कुल। वो था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। इसे क्यों हटाया गया? ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये दशकों तक चली एक खींचतान का नतीजा था। खींचतान किसके बीच? एक तरफ जमींदारों और अमीर लोगों के अपनी संपत्ति पर अधिकार थे, और दूसरी तरफ आजाद भारत की सरकार की जमीन सुधार और गरीबी मिटाने की नीतियां थीं। अच्छा। सरकार जब भी जमींदारी खत्म करने या जमीन का बंटवारा करने के लिए कानून लाती, लोग अपने मूल अधिकार का हवाला देकर कोर्ट पहुंच जाते। तो एक तरह से ये विकास के रास्ते में आ रहा था। हाँ, इसी टकराव को खत्म करने के लिए 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। और अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। हाँ, अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। वाह! मतलब इस एक बदलाव के पीछे भारत की राजनीति का पूरा एक युग छिपा है। तो आज हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये हैं क्या। हाँ, संक्षेप में समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार, यानी कानून की नजर में सब बराबर। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने की आजादी देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो जबरन मजदूरी या बाल मजदूरी जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है। सही। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी। और पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो खासकर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का हक देता है। और छठा, जो शायद इन सब की जान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। हाँ, और इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसे लागू करवा सकते हैं। ये बाकी सारे अधिकारों को असली ताकत देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये अधिकार असीमित है? जैसे मुझे बोलने की आजादी है, तो क्या मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, चाहे उससे देश में दंगा ही क्यों ना भड़क जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, ये अधिकार असीमित नहीं है। अच्छा। संविधान कहता है कि राज्य इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है,
जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के आधार पर। लेकिन उचित या रीजनेबल तो एक बहुत धुंधला शब्द है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी अधिकार को सीमित कर सकती है, बस उसे उचित का नाम देकर? यहीं पर न्यायपालिका यानी हमारी अदालतों का रोल आता है। कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सरकार नहीं बल्कि अदालतें करती हैं। तो वो देखती है कि क्या वो प्रतिबंध सच में जरूरी था? हाँ, और क्या उसने अधिकार को जरूरत से ज्यादा तो नहीं छीन लिया। यही लोकतंत्र का संतुलन है। और अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को ही कम कर दे, तब क्या होगा? क्या वो पत्थर की लकीर बन जाएगा? नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला काम आता है। 1973 का केशवानंद भारती केस। मूल ढांचे का सिद्धांत। बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसे ऐसे समझिए, संसद संविधान की इमारत में मरम्मत कर सकती है, कमरे बदल सकती है, नया रंग कर सकती है, लेकिन वो इमारत की नींव को नहीं तोड़ सकती। और वो नींव ही मूल ढांचा है। हाँ, और मूल अधिकार इसका एक अहम हिस्सा है। तो संसद इन्हें बदल तो सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई विदेशी भारत घूमने आता है, क्या उसे भी ये सारे अधिकार मिलेंगे या ये सिर्फ हम भारतीयों का वीआईपी पास है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। नहीं, ये सारे अधिकार सबको नहीं मिलते। अच्छा, कुछ अधिकार एक्सक्लूसिव तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। कौन से वाले? मोटे तौर पर कहें तो जो अधिकार देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़े हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक या धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न होने का अधिकार। सबसे जरूरी अनुच्छेद 19, जिसमें बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, ये सब आता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार भी? हाँ, अनुच्छेद 29 और 30, जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बचाने का अधिकार देते हैं। ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। और जो अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, वो कौन से? वो अधिकार जो एक इंसान होने के नाते ज्यादा बुनियादी हैं, जैसे कानून के सामने बराबरी का अधिकार, अनुच्छेद 14। हाँ, और सबसे जरूरी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 कहते हैं। राइट टू लाइफ। ये एक ऐसा अधिकार है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ बहुत वसी कर दी है। इसमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, सब कुछ शामिल है। और ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है? हाँ, दोनों को मिलता है, दुश्मन देश के नागरिकों को छोड़कर। लेकिन एक स्थिति है जिसमें ये अधिकार भी छिन सकते हैं, इमरजेंसी या आपातकाल। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार इन अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन यहाँ भी एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। वो क्या है? 44वें संशोधन के बाद यह तय कर दिया गया कि चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 जो अपराधों की सजा से जोड़ा है, और अनुच्छेद 21? और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये एक एब्सोल्यूट गारंटी है? हाँ, ये हर हाल में हर व्यक्ति को मिली एक गारंटी है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि ये अधिकार हमें सुरक्षा देते हैं, पर किससे? जाहिर है राज्य या द स्टेट से। पर ये राज्य है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार या राज्यों की सरकारें हैं? यहां संविधान की खूबसूरती दिखती है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं होती, इसलिए उन्होंने राज्य की परिभाषा बहुत बड़ी रखी ताकि कोई भी सरकारी संस्था अपनी जिम्मेदारी से बच न सके। तो इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाएं, नगरपालिकाएं, पंचायतें सब शामिल हैं। बस इतना ही या इसमें और भी कुछ है? इसमें और भी बहुत कुछ है। LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य हैं। अच्छा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था भी सरकार के लिए या सरकार के इशारे पर काम कर रही है तो उसे भी राज्य माना जा सकता है। मतलब मकसद ये है कि ताकत कहीं भी हो, अगर वो आम नागरिक के अधिकारों को कुचल रही है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सके। बिल्कुल सही। तो अगर इनमें से कोई भी, जिसे हम राज्य कह रहे हैं, कोई ऐसा कानून या नियम बना दे जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो, तो क्या होगा? उसके लिए हमारे पास अनुच्छेद 13 है, जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का हथियार देता है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मूल अधिकारों से टकराएगा तो वो कानून उस हद तक रद्द हो जाएगा, वो बेअसर माना जाएगा। चलिए, एक अधिकार को उदाहरण के तौर पर थोड़ा और गहराई से समझते हैं। समानता का अधिकार।
सुनने में बहुत सीधा लगता है, कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें दो अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी आइडिया छपे हैं। अच्छा। पहला है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटेन से लिया गया एक आइडिया है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। और किसी को कोई खास छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरा आइडिया? दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो अमेरिका से लिया गया है। ये अलग कैसे है? ये कहता है कि एक जैसी परिस्थिति में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये मानता है कि समाज में सब लोग एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं हैं। इसलिए ये राज्य को उचित वर्गीकरण करने की इजाजत देता है, जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए खास कानून बनाना या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? नहीं, ये उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि उसे असलियत में लागू करने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद समानता का अधिकार भी 100% लागू नहीं होता। इसके भी कुछ अपवाद हैं, है ना? बिल्कुल। और ये अपवाद खुद संविधान में ही लिखे हैं, जैसे देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को। उन्हें क्या छूट है? जब तक वे अपने पद पर हैं, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। और सांसदों और विधायकों को भी कुछ छूट मिलती है? हाँ, उन्हें संसद या विधानसभा के अंदर पूरी आज़ादी है। उन्होंने सदन में क्या कहा या किस पक्ष में वोट दिया, इस बात को लेकर उन पर किसी भी अदालत में कोई केस नहीं हो सकता, ताकि वो बिना किसी डर के जनता की आवाज उठा सकें। बिल्कुल। और एक सबसे अनोखा अपवाद है अनुच्छेद 31C। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद प्रावधान है। ये कहता है कि अगर सरकार संविधान के कुछ निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है। एक मिनट, ये निदेशक सिद्धांत क्या है संक्षेप में? निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान के चौथे हिस्से में दिए गए वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की सरकार से उम्मीद करता है। जैसे कि देश की दौलत कुछ हाथों में जमा ना हो या सबको बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिले। ये आदर्श हैं जिन्हें कानून के जरिए हासिल करना है। समझ गई। तो अनुच्छेद 31C क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर सरकार इन निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। मतलब ये सामाजिक न्याय को व्यक्तिगत अधिकार पर प्राथमिकता देता है। हाँ, एक तरह से। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, जहां अनुच्छेद 31C आता है, वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने मूल अधिकारों के सफर को देखा, मैग्ना कार्टा कहलाने की वजह से लेकर 6 अधिकारों की लिस्ट और उनके असल मतलब, उनकी सीमाओं और यहाँ तक कि समानता की अधिकार के चौंकाने वाले अपवादों तक। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मूल अधिकार हमारे लोकतंत्र की एक जिंदा और सांस लेती हुई ढाल है। वो पत्थर की लकीर नहीं है। वे एक तरफ व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ समाज की जरूरतों के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक संतुलन है, जिसकी व्याख्या हमारी अदालतें समय समय पर करती रहती हैं। ये अधिकार हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं, लेकिन साथ ही हमें एक समाज के तौर पर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी भी याद दिलाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि संसद अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। पर ये मूल ढांचा क्या है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। इसे अदालतों ने खुद तय किया है। हाँ, ये एक न्यायिक अवधारणा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे सबसे बुनियादी अधिकारों की अंतिम रेखा खींचने का हक किसके पास होना चाहिए? जनता द्वारा चुनी हुई संसद के पास या फिर नियुक्त की गई न्यायपालिका के पास? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करता है।